नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी, पीएम मोदी का आज हरियाणा और पंजाब का दौरा है, जहां पर वो 26,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जिंद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी और जिंद और सोनीपत रूट पर चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। और जिंद में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही अमृत भारत योजना के तहत विकसित 75 अलग अलग रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। और इसके साथ ही वो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और इस दौरान वो चंडीगढ़ और हरियाणा के जिंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो रेलवे और स्वास्थ्य सेवाओं, संपर्क और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिनका लोग विशेष करके युवाओं के जीवन पर बेहतर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि आज भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा दिन है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं। आज के दौरे से पीएम मोदी पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेंगे। वो जालंधर में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने लिखा कि इस दौरान पंजाब के लोगों के बीच जाने के लिए वो काफी उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने की तैयारी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और राम मंदिर सुरक्षा में बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, जहां पर चढ़ावा चोरी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। यूपी एसएसएफ के 1,115 से ज्यादा अस्थायी पदों पर स्थायी चढ़ावा चोरी मामले में अब रिमांड की तैयारी तेज हो गई है और एसआईटी रिपोर्ट में चोरी मामले से हलचल पैदा हो गई है। ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद से यूपी सरकार ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि यूपी एसएसएफ के 1,155 अस्थायी पदों की मंजूरी दे दी है। स्थायी किए गए पदों में सेनानायक, उप सेनानायक, सहायक सेनानायक और दल नायक, उप निरीक्षक, साथ ही कई ऐसे पद हैं जो इसमें शामिल है। फिलहाल राम मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ, यूपीएस और यूपी पुलिस और पीएससी और निजी सुरक्षा कर्मियों के संयुक्त जिम्मे में है। और उधर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अदालत में आवेदन दाखिल किया गया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। और इसी बीच एसआईटी से जुड़ी एक रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि चोरी की वास्तविक रकम करोड़ों रुपए में है, जबकि जांच एजेंसियों के सामने केवल लाखों रुपए की बरामदगी दिखाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट पदाधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों को पकड़कर करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए बरामद किए थे, लेकिन पूरी जानकारी एसआईटी को नहीं दी गई। वहीं इस पूरे मामले में यूपी विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक सतीश महाना ने कहा कि जिन्हें लगता है कि उनका दान चोरी हो गया है, संभव है कि उन्होंने वो दान सच्ची श्रद्धा से ना दिया हो। उन्होंने इस बयान के बाद से राजनीतिक हलचलें जो है अब तेज हो गई हैं। ओडिशा के पुरी में लगातार बारिश के बीच भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हुई। सरकार ने रथ यात्रा के दौरान हुई 2 श्रद्धालुओं की मौत पर कहा कि दोनों मौतें भगदड़ या फिर भीड़ प्रबंधन में किसी कमी की वजह से नहीं हुई। ऐसे में सीएमओ के मुताबिक रथ यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने पर 7 श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया गया और इसमें से 60 साल के एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जिसकी वजह का अभी पता नहीं लगाया जा रहा है। वहीं 35 साल के ज्यादा उम्र के दूसरे श्रद्धालु को हार्ट अटैक से मौत हुई है। राज्य सरकार के मुताबिक रथ यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालु शामिल हुए और देर शाम तक महाप्रभु जगन्नाथ का रथ 200 मीटर, भगवान बालभद्र का रथ 500 मीटर और देवी सुभद्रा का रथ 700 मीटर बढ़कर रुक गया। पुरी में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही थी और कई अनुष्ठानों में भी पानी के बीच हुआ है। ऐसे में शाम 5 बजे रथ आगे बढ़ा और 1 घंटे ही बीता था कि बारिश रुक गई और जो श्रद्धालु लॉज या होटल में रुके थे वो भी इकट्ठा होने लगे। इसके चलते रथों के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और धक्का मुक्की होने लगी। दरअसल मौसम विभाग ने रथ यात्रा के दौरान भारी बारिश का अंदेशा जताया था।
तमाम तैयारियों के बावजूद भी पुलिस प्रशासन का अनुमान था कि बारिश के चलते श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होने से बचेंगे, लेकिन बारिश थमते ही भीड़ बेकाबू हो गई और रथ यात्रा मार्ग पर हालात ये थे कि श्रद्धालु एक दूसरे पर गिर रहे थे। ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भीड़ के अचानक बढ़ने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि रथ यात्रा के दौरान भगदड़ नहीं मची थी। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच खेला गया है और इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड की जीत में सबसे अहम रोल जो रूट का रहा है। रूट ने इस मैच में 99 रनों की नाबाद पारी खेली है और वो अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर रह गए, लेकिन जिस तरह से ये 1 रन कम रहा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो कि रूट के 99 रनों पर नाबाद रहने और शतक से महज 1 रन से चूकने के मामले पर एक बड़ा और बेबाक बयान दिया। गिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वो इस स्थिति में जो रूट की जगह पर होते तो वो मैच के अंतिम पलों में वो 1 रन कभी भी नहीं लेते। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर खिलाड़ियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड और टीम की जीत के बीच की संतुलन को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं और ऐसे में वनडे में जो रूट के साथ जो हुआ उसने इस बहस को एक बार फिर से हवा दे दी है। और इस पूरे घटनाक्रम पर जब शुभमन गिल से ये पूछा गया कि अगर वो जो रूट की जगह होते तो 99 रनों पर नाबाद रह जाते तो उन्हें कैसा महसूस होता और क्या करते, तो उन्होंने इस पर काफी खुलकर अपनी बात रखी है। शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट किया कि वो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिगत कीर्तिमान को पूरा करने की कोशिश को हाथ से नहीं जाने देते। अपने आउट होने पर ओपनर शुभमन गिल का कहना है कि जब आप सीधे कवर के हाथों में सीधी गेंद मार देते हैं तो कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आती और मुझे लगता है कि वो बैटिंग करते समय चोटिले हो गए थे और मिड ऑफ पर रन लेते हुए और शायद इससे प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। हमें पूरी इनिंग में अपने मेल बॉलर से बॉलिंग करवानी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है क्योंकि विकेट फर्स्ट बॉलर्स की तरफ से था। लेकिन जब आप ऐसे किसी अहम प्लेयर को खो देते हैं तो आपको अच्छी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है, आपको बदलना पड़ता है कि कौन बॉलिंग करेगा। तो इस मामले में हमारे लिए मोन्टाज थोड़ा कम हो गया था। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार को होने वाला तीसरा वनडे मुकाबला रोहित शर्मा के इंटरनेशनल कैरियर का आखिरी मैच साबित हो सकता है। खबरों की माने तो बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी ने रोहित शर्मा को साफ कर दिया है कि वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप की प्लेइंग का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। कमेटी ने इंग्लैंड दौरे के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ बैठक में उनका ये फैसला बताया जा रहा है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चयनकर्ताओं ने रोहित से कहा है कि यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने रोहित पर यह फैसला छोड़ दिया है कि वो संन्यास लेते हैं या फिर चयन के लिए उपलब्ध रहते हैं। इंग्लैंड दौरे पर रोहित का प्रदर्शन भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पहले 2 वनडे में उन्होंने 11 और 26 रन बनाए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिटनेस पर काम करने के बावजूद भी रोहित इस फैसले से खुश नहीं है और उन्होंने इंग्लैंड दौरे के दौरान बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत की। रिपोर्ट के मुताबिक चयन समिति अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए नई टीम बनाना चाहती है और इसी वजह से यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों को लगातार मौका देने की योजना है। टेस्ट में लगातार रन बनाने के बावजूद भी यशस्वी जायसवाल को वनडे में लंबा इंतजार करना पड़ा है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक लगाया था। रोहित से पिछले साल वनडे कप्तानी लेकर शुभमन गिल को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद से ही संकेत मिला था कि चयनकर्ता भविष्य की टीम तैयार करने में फोकस कर रहे हैं। वहीं देश के करीब 50-60% हिस्से में एक बार फिर से बादल सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और इस क्षेत्र के लिए अगले 7 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऑल इंडिया वेदर के मुताबिक मध्यम रेखा के पास एक और मौसम प्रणाली जो है वो सक्रिय हो गई है। इन दोनों सिस्टमों के असर से 20 से 30 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश सहित उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून के जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद से पिछले 15 दिनों में 16 बार बादल जो है वो फटने की घटनाएं दर्ज की गई है। कश्मीर मौसम केंद्र ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में और बढ़ोतरी हो सकती है। उधर तमिलनाडु के कई राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार एल नीनो के प्रभाव से दक्षिण भारत में बारिश सामान्य से कम हो रही है, जिससे जुलाई में भी तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।
समाजवादी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। वो नीट पेपर लीक मामले में सरकार की जवाबदेही तय करना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और केंद्र सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक केंद्र या दिल्ली सरकार की ओर से उनसे कोई भी औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने सोनम वांगचुक के अनशन पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष सोनम वांगचुक का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जिद से सरकार नहीं चलती और ये तय करने के अधिकार केवल जनता को ही है और कौन किस पद पर रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अच्छे लोगों को आगे का अपना राजनीतिक हित साधता है। वहीं सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। डॉक्टरों के अनुसार 19वें दिन तक उनका वजन 9 किलोग्राम से अधिक घट चुका है और लंबे अनशन के कारण उनके शरीर के अंग प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि वो कभी ठीक हैं और कुछ दिनों और भी अनशन पर जारी रख सकते हैं। ऐसे में सोनम वांगचुक जो है वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। बॉलीवुड से लेकर कई हस्तियां जो हैं लगातार उनसे अनशन की बात कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी सोनम वांगचुक को लेकर बड़ा बयान दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सोनम वांगचुक के समर्थन में कांग्रेस भी उतरी है। पवन खेड़ा जंतर मंतर पहुंचे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं का सोनम वांगचुक को लगातार मिल रहा समर्थन और अनशन के बीच स्वास्थ्य पर बढ़ी चिंता। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 20वें दिन से जारी भूख हड़ताल को लेकर राजनीतिक समर्थन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं और सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। और इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और केंद्र सरकार पर जवाबदेही की कमी का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि इसी वजह से परीक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है और इससे पहले आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के कई नेता भी जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक का समर्थन करके उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाने की मांग की। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और रुचि वीरा और साथ ही शिवसेना की प्रवक्ता सुषमा भी मौके पर पहुंची थी और सोनम वांगचुक से मुलाकात की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी सोनम वांगचुक की मांगों का समर्थन करते हुए सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही। और इसी बीच लंबे अनशन के कारण सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही है। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद से अदालत ने सरकार को उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं अमेरिका ईरान तनाव से खाड़ी में संकट बढ़ गया है और ऐसे में होर्मुज के आसपास दूसरे दिन भी हमला जारी है। दक्षिणी ईरान में बिजली व्यवस्था हुई है प्रभावित और बंदर अब्बास समेत कई इलाकों में हमला जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने खाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद से कई इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है, जबकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास लगातार दूसरे दिन भी हमला जारी रहा। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार बंदर अब्बास के आसपास के गांव की बिजली लाइनों के नुकसान पहुंचा है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बद से बदतर हाल में है। लोगों से पीक आवर्स में बिजली की खपत कम करने की अपील की गई है। और इसी बीच बहरीन में भी रेड सायरेंस बजने के बाद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी सेना ने बहरीन में सारिक एयरबेस के मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वहीं अब बंदर अब्बास के आसपास हमलों की खबरें निकलकर सामने आ रही है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक पुलों और रिहायशी इलाकों पर हुए हमले में कई लोग हताहत हुए हैं। और इसके अलावा बंदर अब्बास के रेलवे ढांचों और शहर एयरपोर्टों को भी नुकसान पहुंचा है। पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।